आपका ये सी पेप्टाइड लेवल कम है तो दैट इंडिकेट्स कि आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता. सो दैट इंडिकेट्स इट इज दी type 1 diabetes, right? We all know that type 1 diabetes में there is no insulin production and type 2 में insulin होता है पर that is not efficiently working. So C-peptide test is mainly done to differentiate between type 1 and type 2. Secondly, it is done to decide that when to start insulin in type 2 diabetes patients, right? टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन कब स्टार्ट करना है. उनको ओरल ड्रग्स तो चलते ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर हैविंग ओरल ड्रग्स स्टिल देयर शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड. उनमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है. तो उस टाइम सी पेप्टाइड टेस्ट इज डन टू चेक दैट वेदर टू स्टार्ट इंसुलिन और नॉट. So next comes the hormonal profile, that is prolactin and serum testosterone. These two hormones are checked. ये टेस्ट ज्यादातर हॉस्पिटल में कम होता है, पर व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट दैट टाइम इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. जो भी आपके पास पीसीओएस वाले पेशेंट आते हैं, डू ट्राई टू गेट दिस रिपोर्ट ऑल्सो डन. उनको बोलो, एडवाइज देम दैट हैव योर प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट्स डन, या तो फिर उनके डॉक्टर से बात करो कि क्या उनका ये रिपोर्ट हमने करवाया है या फिर करवाना है. क्यों? बिकॉज ऑल दी हॉर्मोन्स आर इंटरकनेक्टेड. कोई एक हार्मोन, देयर इज नो सिंगल प्ले. अगर एक हार्मोन ज्यादा है तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द लेवल्स ऑफ द other hormones. Like high prolactin level interferes with the normal production of other hormones such as estrogen and progesterone. We know that estrogen and progesterone are the main hormones in the reproduction cycle. हमारे periods के लिए ये दोनों हार्मोन और उनका लेवल मेंटेन होना जरूरी है. जब प्रोलेक्टिन हाई हो जाता है तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर नॉट प्रोड्यूस, तो ओव्यूलेशन नहीं होता. तो दैट कैन लीड टू आइदर इरेग्युलर पीरियड्स और मिस्ड पीरियड्स, राइट? सो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी जब इंसुलिन लेवल्स हियर आर हाई, सीरम इंसुलिन लेवल्स आर जब हाई, दैट मीन्स के देयर इज मोर इंसुलिन इन योर ब्लड. प्रोलैक्टिन हाई है, दैट इज मोर प्रोलैक्टिन इन योर ब्लड. या तो फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन हाई है, दैट इज मोर टेस्टोस्टेरोन इन योर ब्लड. दिस ऑल मे लीड टू irregular or missed periods, right? Also remember that prolactin and testosterone, prolactin is female hormone and testosterone is a male hormone, but it is present in both. मेल्स में भी प्रोलैक्टिन होता है और फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता ही है. एंड दिस इज द रेंज. आइडियली इतना होना चाहिए, पर कई बार जब ज्यादा हो जाता है तो सिम्टम्स आर सीन एंड ऑल्सो द पीरियड्स गेट irregular. Okay, कोई एक हार्मोन की वजह से नहीं होता, ऑल दी हार्मोन्स आर इंटर रिलेटेड. सो यू हैव टू सी, आपको मल्टीपल एंगल, मल्टीपल साइड से देखना है, देन यू हैव टू डिसाइड. Then comes the thyroid function test, right? Thyroid gland, we all know the major gland involved in metabolism. Metabolism के लिए जो main gland होती है, मेन हॉर्मोन्स होते हैं, वो होते हैं थायराइड हॉर्मोन्स. नाउ व्हिच आर द पैरामीटर्स हियर? दैट इज सीरम TSH, सीरम T4, सीरम T3, free T4 and free T3. सीरम TSH is thyroid stimulating hormone. आपका ब्रेन स्टिम्युलेट करेगा कि चलो थायराइड बनाओ, तो यहाँ से थायराइड ग्लैंड T4 एंड T3 बनाएगी, राइट? अब कंडीशंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे T4 और T3 कम होते हैं, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म जहाँ पे एक्सेस हॉर्मोन्स बनते हैं, दैट इज T4 एंड T3. Now one more thing I would like to tell, that difference between T4 and free T4 and the difference between serum T3 and free T3 क्या है? तो कि जो थायराइड हार्मोन होता है हमारा बॉडी का, दैट इज बाउंड टू अल्ब्यूमिन, राइट? तो कई बार क्या होता है कि अल्ब्यूमिन का लेवल या तो फिर अल्ब्यूमिन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑल्सो इफेक्ट्स द सीरम T3 एंड T4 लेवल्स.
इसीलिए फ्री T4 या फिर फ्री T3 टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें एक्चुअल T4 और T3 के लेवल्स पता चलते हैं, एंड दे आर मोर रिलायबल मार्कर्स. सो जब आपका TSH हाई होता है तो दैट कंडीशन इंडिकेट्स हाइपोथायरॉयडिज्म. लाइक हमारा ब्रेन कंटिन्यूअस सिग्नल भेजता रहेगा कि चलो जल्दी हार्मोन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा T4 बनाओ, ज्यादा से ज्यादा T3 बनाओ. क्यों? क्योंकि वो कम होता है, इसीलिए. और जब हमारा TSH कम होता है तो दैट मीन्स के इट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, सो रिमेंबर, T4 T3 ज्यादा तो हाइपर, पर TSH कम तो हाइपर. ओके, सेम गोज विथ हाइपो. T4 और T3 कम, then it is hypothyroidism, but TSH ज्यादा, then it is hypothyroidism. Okay. Next comes the cardiac function test. See, the important parameters here are troponin T, troponin I, BNP, and CPK, that is creatine phosphokinase. Now, these troponins do not generally circulate freely in blood, right? ये blood में ज़्यादातर नहीं होते. They are in very minute proportion. They can be detected in blood only when your heart muscle is damaged. So they are the sensitive indicator of minor cardiac necrosis. जब आपके हार्ट नेक्रोसिस, वी नो, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है एंड टिश्यूज डाई, दैट इज दी कार्डियक, दैट इज दी नेक्रोसिस. तो जब हार्ट मसल का ऐसा होता है कि हार्ट ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट होने की वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, कार्डियक मसल आपके डैमेज हो गए, तो उस टाइम पे ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई आर लीक्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, एंड देन यू कैन find it in bloodstream, otherwise they are not found. So they are the sensitive and specific marker of cardiac damage, especially for myocardial infarction, that is AMI, acute myocardial infarction. Another thing you need to keep in mind is that troponin I levels get normal after 7 to 10 days of AMI, and troponin T levels get normal within 14 days of myocardial infarction, right? So अगर आप ये रिपोर्ट अगर कोई पेशेंट करवाता है and that is within 14 days, 14 days, then only this thing can be found in the blood. Okay, next comes the BNP, that is B type natriuretic peptide. Now this is very sensitive and specific marker for CHF, that is congestive cardiac failure. It can be detected in blood only when there is heart failure जैसा हो. थिंक है जब भी डॉक्टर आपको बीएनपी टेस्ट, किसी को भी बीएनपी टेस्ट सजेस्ट करते हैं, तो दैट इंडिकेट्स कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF जो हम बोलते हैं. दिस इज द BNP इज द स्पेसिफिक मार्कर फॉर CHF. देन कम्स द क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, दैट इज CPK. ये एंजाइम भी हार्ट अटैक टू डायग्नाइज कार्डियक फंक्शन या तो फिर हार्ट अटैक डायग्नाइज करने के लिए ही यूज होता है ये टेस्ट. बट द थिंग इज दैट कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक. जो CPK एंजाइम है, दैट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स. तो इट इज नॉट अ स्पेसिफिक मार्कर. दूसरा कि ये टेस्ट CPK लेवल बिकम्स नॉर्मल विद इन 24 to 48 आवर्स. तो अगर किसी का जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं सीख करते, जो तुरंत ही हॉस्पिटल नहीं आते, तो उनका CPK टेस्ट इज अनडिटेक्टेबल. तो हम उनको CPK टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरा एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल, दैट इज BNP. This test is also used to check the severity of the heart attack. कि हार्ट अटैक आया है तो कितना सीवियर है, कितना हार्ट, कितने सीवियरिटी कितनी है उसकी, कितना डैमेज हुआ है.
Okay, next comes the CRP. This test is very routinely done in hospital, that is C reactive protein. This is done to check any inflammation या तो inflammatory response. Generally CRP should be 0 जब बॉडी में कोई inflammation ना हो तब, पर अगर कोई inflammation होता है तो CRP level increases हमारा. The more the level, the more the inflammation in the blood. But again, it is a non-specific marker. It reflects any type of inflammation. Another thing, a different test, that is high sensitivity C-reactive protein, that is HSCRP, is used to measure slightly elevated levels of CRP. Why? Because this protein, high level of this protein या तो फिर slightly elevated level of CRP is directly related to atherosclerosis, right? तो that is the condition के CRP अगर बढ़ता है तो इट हैज डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन या फिर डायरेक्ट एसोसिएशन विथ एथेरोस्क्लेरोसिस. सो द HSCRP टेस्ट इज परफॉर्म कि अगर CRP में कोई माइन्यूट वेरिएशन भी है तो भी हमें पता चल सके. सी दिस इज द पैरामीटर. अगर आपका HSCRP level is less than 0.7, so then the relative risk of CVD is 1. अगर it is between 0.7 to 0.11, it risk is 1.2. So this is the thing कि अगर it is between 0.39 to 1.5, then it is the highest risk, that is 2.2. Okay, now comes the liver function test. Before going into liver function test, it is again necessary that you should know the function of liver. The main function of liver is to metabolize the nutrients, production and excretion of bile, right? Bile juice banana. Now the parameters that are seen here, that is total cholesterol, HDL cholesterol, that is high density lipoprotein, LDL cholesterol, that is low density lipoprotein, triglycerides, serum lipoprotein A1 and serum lipoprotein B. These are the parameters. Again, these liver parameters are directly related to your cardiac health too. They have direct relation या फिर direct association with atherosclerosis also. So the cholesterol. Now first we will talk about HDL and LDL, right? हम सबको पता है. We say that good cholesterol, LDL is the bad cholesterol. Why? Because HDL cholesterol, that is high density lipoprotein, वो क्या करता है तो के it transports cholesterol to liver. सारे other tissues, जब पूरे body के different tissues में से cholesterol उठा के liver में लाके रख देता है कि भाई liver you metabolize these things, right? So it is a good one, right? LDL क्या करता है, liver में लेके it transport to other tissue, liver में से उठा के जाके दूसरी जगह पे body के other tissues में वो रख के आता है. So that is the bad cholesterol. We call it a bad cholesterol. Another thing, that is increased level of LDL, low density lipoprotein या तो फिर triglycerides and total cholesterol are associated with atherosclerosis. आपकी arteries में ऐसे lipid का लेयर हो जाता है and then the blood flow is disturbed. blood अच्छे से flow नहीं कर पाता, arteries ऐसे narrow हो जाती है because of the lipid deposition. Again one thing, HDL या LDL, that is lipoprotein, यानी lipid is attached with the protein, right? So what is serum lipoprotein A1 and serum lipoprotein B? Now serolipoprotein A1 is the protein component in HDL, right? मैंने बताया कि HDL is high density lipoprotein, lipid plus protein. तो उसमें का उसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट या प्रोटीन कंसंट्रेशन है, टू मेजर दैट इट इज सीरम लिपोप्रोटीन A1. एंड जो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो प्रोटीन है, उसके लिए कितना है और क्या है, दैट इज सीरम लिपोप्रोटीन B, राइट? नाउ यू कैन रिलेट कि अगर किसी में सीरम लिपोप्रोटीन A1 कम है
और सीरम लिपोप्रोटीन बी ज्यादा है तो दैट विल बी अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि उनका एलडीएल ज्यादा होगा और उनका एचडीएल कम होगा. दूसरा इट इज कोलेस्ट्रॉल. कमिंग टू hyper, there are two conditions, that is hypercholesterol and hypocholesterol. High cholesterol in blood, it is called hypercholesteremia, and low cholesterol in blood, it is called hypocholesteremia. Now hypercholesteremia is very widely found and in conditions like diabetes mellitus या तो फिर hypothyroidism या तो फिर nephrotic syndrome. ये 3 केस में हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज्यादा है. वन मोर कंडीशन दैट इज पीसीओएस. जिनका वो पीसीओएस होता है उनको भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहने के चांसेस ज्यादा है. देन कम्स दी hypocholesteremia, which is found very rare, but it could be in the cases of malabsorption, right? जब आपका बॉडी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता, दैट इज माल एब्जॉर्प्शन, उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल लेवल कुड बी लो. अनदर थिंग कुड बी हाइपोथायरॉयडिज्म. जब आपके थायराइड हॉर्मोन्स, थायराइड ग्लैंड आपकी अंडर एक्टिव है, थायराइड हॉर्मोन्स आपके कम बनते हैं, उस टाइम पे भी कोलेस्ट्रॉल विल बी कम. सी, डोंट थिंक दैट कोलेस्ट्रॉल है तो वो बुरी चीज ही है. हाँ, इट शुड नॉट बी हाई, बट कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल ज्यूसेस. हमारा जो फैट है, फैट के डाइजेशन के लिए बाइल ज्यूसेस चाहिए, बाइल चाहिए. उसका फॉर्मेशन, बाइल इज ज्यूस और बाइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी कोलेस्ट्रॉल. अनदर थिंग, विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म, राइट? विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म, उसके फॉर्मेशन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए. विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म जब स्किन में बनेगा, देन उसके ऊपर सनलाइट आएगा और फिर जाके विटामिन D बनेगा, राइट? सो अगेन उसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए. दूसरा कि स्टीरॉइड हार्मोन्स हमारे जो होते हैं लाइक एल्डोस्टेरोन, सो ऐसे कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉइड हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए. नाउ नेक्स्ट कम्स दी बिलीरुबिन, राइट? दिस आर ऑल्सो दी लीवर पैरामीटर्स. लीवर कैसे फंक्शन करता है वो देखने के लिए, दैट इज दी बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन, indirect and direct, total bilirubin, indirect and direct. Then comes the total protein, that is serum albumin, globulin, alkaline phosphatase, ALP, SGPT, that is serum glutamate pyruvate transferase, or we can say ALT, SGOT, or we can say AST, A to G ratio, that is albumin to globulin ratio, and gamma GT, that is gamma glutamyl transferase. Okay, these are the enzymes ALP, ALT, AST, and gamma GT. These are the enzymes, and that enzyme test is performed, and this is the bilirubin and the protein. Now अब कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसपे बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आगे आपको बताया था कि बिलीरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो के बिलीरुबिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अवर आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन. हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, आरबीसी जो होता है, वो जब ब्रेक होता है तो उसमें से बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है. नाउ कंडीशंस, वो सारी कंडीशन જેમાં આરબીસી વધારે બ્રેકડાઉન થાય છે, એ કન્ડિશનમાં બિલીરુબિન વધી જવાનું, રાઈટ? एग्जाम्पल हीमोलाइसिस, हमने आगे देखा कि जो हीमोलाइसिस होता है उसके अंदर आरबीसी ब्रेकडाउन इज हायर कंपेयर टू आरबीसी प्रोडक्शन. तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं तो बिलीरुबिन कंटेंट उसका हाई हो जाता है. Next, it is indirect bilirubin. Indirect bilirubin is higher in hemolysis, whereas direct bilirubin is high जब there is problem in bilirubin metabolism, right? उसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर.
तो जब लीवर में प्रॉब्लम है, देयर इज सिरोसिस ऑफ लीवर, उस टाइम पे डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट कम्स दी वन कंडीशन कॉल्ड जॉन्डिस. जॉन्डिस में क्या होता है, तो कि बिलीरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो पाता. लीवर का काम है बिलीरुबिन बाइल बना के एक्सक्रीट करना, वो जब एक्सक्रीट नहीं हो पाता और बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है, देन इट इज दी जॉन्डिस. देन कम्स दी टोटल प्रोटीन. प्रोटीन कम होता है किस कंडीशन में, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये कंडीशन में टोटल प्रोटीन विल बी कम, will be less. Then serum albumin. Albumin is one of the very important factor to be considered. Conditions like नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ पे प्रोटीन यूरिया होता है, जहाँ पे हमारा प्रोटीन लॉस हो जाता है बॉडी का, उस कंडीशन में अल्ब्यूमिन लेवल्स भी कम हो जाते हैं. अब रिमेंबर वन थिंग, जब अल्ब्यूमिन लेवल कम होता है तो देयर आर चांसेस कि यू डेवलप इडिमा. जब अल्ब्यूमिन कम होता है तो इडिमा डेवलप हो जाती है. तो अगेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट balanced will be disturbed. Okay, other condition where the albumin level could be low apart from nephrotic syndrome could be protein energy malnutrition, या तो फिर inflammatory diseases, या तो फिर अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस, अल्कोहलिक सिरोसिस या जो अल्कोहलिक लीवर डिसीज होता है, या तो फिर बर्न्स जिसमें बॉडी का कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में अल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीजेस. एंड दी कंडीशन जहाँ पे अल्ब्यूमिन लेवल बढ़ जाता है, विच हैपन्स वेरी रेयर, दैट इज डिहाइड्रेशन. कहीं बार जब डिहाइड्रेशन होता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, उस टाइम पे अल्ब्यूमिन लेवल बढ़ जाता है, या तो फिर कुछ एक्यूट इन्फेक्शन. ओके, lower also remember lower, as I said, lower albumin causes edema. that is कि water जो होता है वो अब बॉडी में से अल्ब्यूमिन कम है, सो वाटर में लीव द ब्लड वेसल्स एंड कलेक्ट इन द टिश्यूज, इसीलिए आपको एडिमा हो जाती है उस टाइम पे. Then comes the ALP, that is alkaline phosphatase test, and the gamma GT test. Okay, these both are very frequently done in hospitals. They are both are elevated in case of bile duct injury या तो फिर लीवर डिसीज इंजरी. जब लीवर डैमेज होता है या तो फिर बाइल डक्ट डिसीज होता है, उसमें ये बोथ आर एलिवेटेड. But ALP is also elevated in case of bone diseases, right? But gamma GT is very specifically for alcoholic liver damage. तो अगर ALP और GT, अगर ALP टेस्ट किया एलिवेटेड है तो फिर GT टेस्ट होता है टू कंफर्म कि इट इज द लीवर और इंजरी और एनी अदर इंजरी, राइट. नेक्स्ट कम्स द ALT एंड AST. ये दोनों भी एंजाइमेटिक एंजाइम टेस्ट है. दिस एंजाइम्स नॉर्मली डोंट सर्कुलेट इन ब्लड. इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में ये एंजाइम्स नहीं सर्कुलेट करते. तो व्हेन यू डू एन test and you find it in blood, indicates that there is some damage caused to your livers. Another thing, जिनका TPN चल रहा होता है, टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन, उनका लीवर फंक्शन एसेस करने के लिए ये दो टेस्ट वेरी रेगुलरली परफॉर्म होते हैं. दूसरा एक टेस्ट हमने आगे देखा था, वो था PT, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम. लीवर डैमेज वाले केसेस जो होते हैं जिसमें लीवर डैमेज्ड है या माल फंक्शन है, उसमें एक वो टेस्ट भी रेगुलरली होता है, राइट. कमिंग नेक्स्ट, दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट. अगेन you need to remember in mind the function of kidney, that is to metabolize, excrete, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कलेक्ट करके एक्सक्रीट करना, फिल्टरेशन करना, दूसरा रीएब्जॉर्ब करना. जो भी बॉडी के काम की चीजें हैं वो सारी रीएब्जॉर्ब करती है हमारे किडनी. And production of the hormones, which hormone I said earlier, that is erythropoietin hormone. Another hormone, that is renin. Renin is also produced from kidney, which is helpful in blood pressure regulation. So ये किडनी के फंक्शन है. अब जब हमारे किडनी डिस्टर्ब होती है या डैमेज होती है, this all parameters will be affected, right. Here comes the blood urea, then it is uric acid,
then it is serum creatinine. These three are the end product of protein metabolism. protein के जो end product होते हैं generally these are the waste which is to be excreted. पर जब किडनी डैमेज होती है वो ये चीज अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाती and it remains and deposits in your blood and causes you the high levels of दिस थिंग्स दैट इज ब्लड यूरिया 40 से ज्यादा है या फिर यूरिक एसिड किसी का ज्यादा है, यूरेमिक फ्रॉस्ट भी हो जाते हैं या फिर सीरम क्रिएटिनाइन ज्यादा है किसी का, तो द रीजन इज कि किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट दोस थिंग्स एंड सो द टॉक्सिक थिंग्स accumulates in your blood. GFR that is glomerular filtration rate, आपकी किडनी कितना अच्छे से फिल्टर करती है और पर मिनट कितना फिल्ट्रेट उसका रेशियो होता है, कितना फिल्ट्रेट भी फॉर्म करती है, दैट इज द रेट. बर्न दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस का जो रेशियो होता है, दिस इज द पैरामीटर फॉर दैट. देन कम्स द सोडियम पोटेशियम. Prachi, sorry to interrupt. You have 10 minutes more. Okay, I am about to finish. Okay. Next comes the electrolytes. Electrolytes are also very beneficial to maintain the water and electrolyte balance. कार्डियक कंडीशंस जो होती है उसमें भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का मैनेजमेंट जरूरी है. दूसरा सीओपीडी कंडीशन, जिनको सीओपीडी होता है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना जरूरी है. थर्ड कि अगर किसी का कोई डायूरेटिक्स पे है तो उनका भी सोडियम और पोटेशियम यानी जो भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेजर करना जरूरी है. इलेक्ट्रोलाइट्स रिपोर्ट डेली होता है and it is written in file and you have to make dietary changes depending upon the electrolytes report. Next comes the phosphorus and calcium. Please remember phosphorus and calcium go opposite. अगर phosphorus ज्यादा है किडनी का जो काम है what is it कि अगर फॉस्फोरस ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा, अगर कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो फॉस्फोरस कम एब्जॉर्ब होगा. नाउ कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो फॉस्फोरस है वो किडनी अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाती एंड इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम हाई इन योर ब्लड. नाउ एट दैट टाइम इट विल पुल कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स. बोन्स में से कैल्शियम निकालेगी एंड योर बोन्स विल बिकम वीक, right? So these things could happen in kidney diseases. Next is the creatinine increased in renal disease and PM. जैसा कि हमने देखा बर्न भी जिनका एक्सेसिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है या तो फिर लीवर फेलियर है उसमें एक्सक्रीट होगा. फॉस्फोरस का हमने देखा हाइपोफॉस्फोथेमिया यानी कम फॉस्फोरस इज एसोसिएटेड विथ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. जो पैराथायरॉयड हार्मोन है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है वो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा. In hyperphosphatemia, that is high phosphorus level is associated with hypoparathyroidism. जब पैराथायरॉयड हार्मोन कम रहेगा उस टाइम पे, राइट. क्रॉनिक एंटासिड इंजेक्शन एंड रीनल फेलियर, उस कंडीशन में फॉस्फोरस लेवल्स हाई रहेंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि मैंने बोला सीओपीडी हो या डायबिटीज हो या तो फिर कोई डायूरेटिक्स पे हो तब आपको मेजर करना रहेगा. पोटेशियम डिक्रीज पोटेशियम एसोसिएटेड विथ डायरिया या तो फिर वॉमिटिंग ज्यादा होती हो. इंक्रीज इज एसोसिएटेड विथ रीनल डिसीजेस क्योंकि उनकी किडनी अच्छे से पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर पाती. हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया इज द टर्म यूज्ड फॉर increase and decreased potassium. Hyponatremia is the term used for low levels of sodium and hypernatremia is the term used for high levels of sodium. Then comes the urine analysis. यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें ये चीजें देखी जाती है कि यूरिन का अपीयरेंस कैसा है, वो क्लियर है या टर्बिड है. अगर टर्बिड है तो इट्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, दैट इज द एबिलिटी of urine of concentrating or diluting substances. कलर क्या है, यहाँ पे कलर चार्ट दिया हुआ है that it is well hydrated or dehydrated. pH क्या है यूरिन की, generally it should be between 6 to 8, right. Then glucose, protein and ketones. Normally this should be absent in your urine, but if you have uncontrolled diabetes mellitus then glucose will be present. if you have protein uria या फिर कोई kidney nephrotic disease है तो आपको प्रोटीन यूरिन में मिलेंगे. इफ यू हैव अगेन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर
ketoacidosis, तो ketones मिलेंगे. And blood also, it should not be there in kidney. Then comes the urinary creatine and urinary albumin, right? Normally it should be an AER, it is the average excretion ratio, and ACR is the milligram per gram creatine, right? ACR क्या है? That is the albumin to create ratio, milligram per gram creatine. It should be less than 30. बट जो नेफ्रोटिक पेशेंट्स होते हैं, नेफ्रोटिक किडनी में, उसका ये मोर देन 300 की बजाय अप टू 2200 तक चला जाता है. अल्ब्यूमिन यूरिया, इतना उनका अल्ब्यूमिन एक्सक्रीट होता है, राइट, थ्रू यूरिन. Then nutrient deficiency test, these are not routinely performed in hospital, but अगर कोई chronic anemia वाला है जिनका hemoglobin less than 5% जितना है, तो उनमें ये टेस्ट करते हैं for detail analysis like serum iron, serum ferritin, serum retinol method, transferrin saturation या serum folate या plasma zinc. ये दो टेस्ट है, दैट इज विटामिन D3 एंड विटामिन B12, दे आर रूटीनली परफॉर्म हॉस्पिटल में या फिर आपकी प्रैक्टिस में भी. ये दो टेस्ट अच्छे से मीन्स दे आर फ्रीक्वेंटली डन. नेक्स्ट अदर वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनपुट, मैंने आगे आपको बताया. दिस आर फाउंड इन नर्सिस का जो शीट रहता है उसमें से होता है, रेगुलरली मॉनिटर्ड, एंड यू हैव टू नोट दैट डाउन बिफोर प्लानिंग. ओके, थैंक यू. And as a task, I will share one case study with you. I will show you that. After that, you can ask any question. This will be your homework. 52-year female patient with height 5'4". My screen is visible, na? No, Prachi, we can't see the assignment. We can see the PPT. Okay. Now, Your PPT is only visible. okay, I am just reading it now, right now. Later on, I will share Word file with you. Yeah, sure, no problem. Okay. The case is a 52-year female patient with height 5'4" and weight 80 kgs, having a sedentary lifestyle, came to visit hospital for monthly checkup. She was diagnosed with type 2 diabetes mellitus 12 years ago, and 8 years later to that, she had a myocardial infarction. Although she had no recent cardiovascular symptoms or any complaints. जब वो आई हमारे पास फॉर मंथली चेकअप इस टाइम, तब उसको कोई कंप्लेंट्स या नहीं थी, बट इट वाज हर मंथली चेकअप एंड सो शी केम, राइट. शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडेमिया एंड इज ऑन ट्रीटमेंट फॉर द सेम. She drinks alcohol once in a 3 months and mostly it's wine. Then I have mentioned her blood parameters, that is HB, blood pressure, RBC, WBC, platelets, MVC, PCV, MCH, MCHC, HbA1c, LDL, HDL, triglycerides, cholesterol, serum apolipoprotein A1 and lipoprotein B, serum creatinine and serum TSH. What you have to do is that you have to find out what is the BMI of the lady. Next, express your views on CBC values of the lady. Then what does lipid profile report suggest? Then question is, based on history and biochemical parameters, what are the risk factors for the lady? Then last is, plan a suitable meal plan for the same along with exchange list and distribution list. Also mention the list of foods to be included, restricted and avoided along with dietary guidelines. Okay. So any question or anything if anyone want to ask? मैम जो अभी आपने बोला ना कि कीटो
कीटोन्स और ग्लूकोज और प्रोटीन ये जनरली यूरिन में नहीं निकलते हैं, पर कीटोजेनेसिस और कीटोसिस में ये पाए जाते हैं। तो हाँ मुझे ये लगता है कि कीटो डाइट में भी तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पे ग्लूकोज की जगह कीटोन्स का यूज करते हैं हम लोग। हाँ तो वो कीटोसिस और उसके मतलब कैसे अलग होता है वो दोनों, क्या डिफरेंस है? कीटो डाइट में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारे अवर बॉडी मेन सोर्स हमारे बॉडी का जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द एनर्जी, राइट। हम कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। अगर इफ यू रिमेम्बर बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें टीसीए साइकिल हमारी आती है, इफ यू रिमेम्बर, राइट। एसिटाइल कोए होता है, वो जो टीसीए साइकिल हमारी होती है, कीप दैट साइकिल इनसाइड, राइट। नाउ कीटो डाइट में दे आर अवॉइडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते, एंड दे आर फैट जो होता है हमारे फैट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। लाइक यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम फैट एंड देन फ्रॉम प्रोटीन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एक्सेस एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हुआ होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, एंड कीटोन बॉडीज बनते हैं बॉडी में, एंड दैट कीटोन बॉडीज आर यूज्ड फॉर एनर्जी पर्पस। आवर ब्रेन कैन रन ऑन ओनली टू थिंग्स, दैट इज वन इज ग्लूकोज एंड सेकंड इज कीटोन। तो उस चीज में दे आर यूजिंग कीटोन्स फॉर द एनर्जी पर्पस, राइट। एक्चुअली में रियल में जो कीटो डाइट होता है दैट इज फॉर एपिलेप्सी पेशेंट। जिन पेशेंट को एपिलेप्सी होती है उनके लिए कीटो डाइट रिकमेंड किया जाता है, बट दिस डेज इट इज अ ट्रेंड एंड मेनी पीपल आर यूजिंग इट फॉर वेट लॉस डाइट। तो उस कंडीशन में कीटोसिस जब होता है तब कीटोन बॉडीज मिलते हैं यूरिन में। कीटोसिस का मतलब क्या है, एक्सेसिव कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन। जब कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोसिस। यानी अगर कीटो डाइट पे कोई बंदा है और अगर उसको भी मतलब कीटोन्स ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके चांसेस है ना कीटोन उसके यूरिन में मिले? हाँ, चांसेस है। तो अगर कोई बंदा मतलब ऐसी कीटो डाइट पे हो तो उसके यूरिन भी में भी हमको कीटोन के सैंपल्स मिल रहे हैं, और तब वो डिफाइन कर सकता है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह इससे ज्यादा हो, या फिर ऐसे ही होता है कि कीटोसिस यानी जब मतलब कीटोन्स बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है हमारा ब्लड, तो इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उसको मेडिकल कंडीशंस वगैरह उसका बढ़ जाता है वो रिस्क वगैरह। अगर कीटो डाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम लेते हैं तो डेफिनेटली उनके बॉडी में कीटोसिस होगा, कीटो एसिडोसिस होगा, और कीटोन बॉडीज उनके यूरिन में भी मिलेंगे ही, एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप लॉन्ग टाइम कीटो डाइट फॉलो करो। ओके मैम। और मैम आपने जो असाइनमेंट दिया उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी आपने एक ऐड किया था, तो हाँ, उसका मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यानी हम जो बनाते हैं सबसे पहले हम एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं, राइट। कि इतनी एनर्जी है, इतनी प्रोटीन है, दिस आर दी फूड आइटम्स, और उसका एक्सचेंज लिस्ट। ये इतना क्लियर हुआ। देन सेकंड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं, यानी आपके जो फूड ग्रुप्स हैं दैट यू विल राइट हियर वन साइड फूड ग्रुप्स, एंड देन यू विल डिवाइड इट इन अ डे। लाइक ब्रेकफास्ट में कौन से, सपोज कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने 5 सर्विंग्स लिया है, तो 2 सर्विंग मैं लंच में, 1 सर्विंग मैं ब्रेकफास्ट में देती हूँ, 2 लंच में देती हूँ, 2 डिनर में देती हूँ। जो ऐसे सारे हमारे ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोटीन है तो प्रोटीन, हाउ आई एम, सपोज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के मैंने 4 सर्विंग लिए, तो 1 सर्विंग मैंने उनको ब्रेकफास्ट में दिया, 1 सर्विंग लंच में दिया, 1 सर्विंग इवनिंग में दिया, एंड 1 सर्विंग मैंने उनको डिनर में दिया। तो ये जो पूरा टेबल बनता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। यू कैन ऐड दैट इफ इट इज डन इन योर एमएनटी। अगर एमएनटी और आपके डाइट प्लानिंग में इफ यू ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाने के बाद आप मील प्लान बनाते हो रूटीन आपके कॉलेज में, तो आप वो ऐड करो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट नहीं बनाते तो इट्स ओके, तो डोंट ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। यू कैन प्लान ए डाइट हाउ इट इज टॉट टू यू। आपकी जो सिस्टम से डाइट प्लान आप बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाओ, इट्स फाइन। वेलकम।
Any other questions? हेलो मैम। Yes. मैम जो लोग कीटो डाइट में वेट लॉस करने के लिए करते हैं तो फिर उसके बाद जो नॉर्मल रेगुलर डाइट पे वो धीरे से जाते हैं तो उस टाइम पे उनको कुछ प्रॉब्लम होता है? हाँ, देर आर चांसेस, ऐसा कहीं बार होता है कि उसके बाद जब वो ये नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो जो उनका वेट लॉस किया हुआ होता है वो धीरे धीरे अगेन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये चीज कहीं बार देखने को मिलती है। I think keto diet is a separate topic. It's a Exactly, it is a totally very wide and vast scientific topic. and it's totally a scientific one. So we can take that later. Regarding any this biochemical parameters you want to discuss, please ask that. મેમ હમ કે જે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ વાળું જે હતું ને એમાં જે સીરમ T4 and T3 હતું એ હા કન્ડિશન તમે જે કીધી હતી એ ફરી એક વખત સમજાઈ ફરી કહો. શકો છો? હા, હા સીરમ T4 અને T3 અને ફ્રી T4 અને T3 એ બેની વચ્ચેનું ડિફરન્સ પહેલા સમજાઈ ગયું ને? હા એ સમજાઈ ગયું છે. ઓકે, તો સીરમ TSH શું છે? એ થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન છે. મતલબ કે અહીંયા જે આપણું હાઇપોથેલેમસ છે ઈ આપણા થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે કે તમે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ બનાવો, રાઈટ? જ્યારે બોડીની અંદર થાઇરોઇડ હોર્મોન્સની જરૂર વધે છે ત્યારે TSH સિક્રિટ થાય છે કે અહીંથી મેસેજ મોકલે. હવે બોડી આને ખબર ના હોય કે મારે થાઇરોઇડ બનાવવાનું છે કે નથી બનાવવાનું, રાઈટ? બોડીને કોણ ગાઈડ કરે? તો કે બ્રેન, ધેટ ઇઝ હાઇપોથેલેમસ, એ ગાઈડ કરે. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, તમને ખ્યાલ હોય તો એ વર્ડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો એ ગ્લેન્ડ સીરમ TSH, ધેટ ઇઝ થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન બનાવે. નાઉ ઇમેજિન કે TSH જે છે ને એ એક મેસેન્જર છે જેનું નામ છે TSH. તો અહીંથી એ TSH મેસેન્જર નીકળશે ને અહીંયા જશે ને કહેશે કે ચલો T4 અને T3 બનાવો. તો આપણું બોડી થાઇરોઇડ હોર્મોન ધેટ ઇઝ T4 that is thyroxine અને T3 that is ટ્રાઈઆયોડોથાઇરોનિન એ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. હવે એવી કન્ડિશન્સ જ્યારે TSH બહુ વધારે આવે, આપણે ઘણીવાર જોઈએ કે ઇટ શુડ બી વિધિન 4.2 પણ ઘણા લોકોમાં 13 આવી જાય, ઘણામાં 9 આવી જાય, તો સીરમ TSH વધારે આવે તો એ શું આપણને ઇન્ડિકેટ કરે છે? ધેટ પર્સન ઇઝ હેવિંગ હાઇપોથાઇરોઇડ. એમનું બોડી T4 અને T3 બનાવતું નથી, એટલે બ્રેનમાંથી કન્ટિન્યુઅસ મેસેજ આવ્યા કરે છે કે તમે હજી બનાવો, હજી જરૂર છે, તમે હજી વધારે બનાવો, રાઈટ? અને એનું ઓપોઝિટ કે જ્યારે બોડીની અંદર T4 અને T3 બહુ વધારે પ્રમાણમાં હોય જ છે તો એ ટાઈમે TSH લેવલ ઓછું થઈ જાય છે આપણું, અને ધેટ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ. તમારે હાઇપર અને હાઇપો આ બે ટર્મ સાથે અગર આને યાદ રાખવું હોય તો એની એક ટેકનિક છે. હાઇપર એટલે કે વધારે હોવું અને હાઇપો એટલે ઓછું હોવું. પહેલા આટલું ક્લિયર રાખવાનું, રાઈટ? નાઉ થાઇરોઇડના કેસમાં ફોર અ વાઇલ TSH ને સાઈડમાં મૂકી દો, T4 અને T3 ને જુઓ કે T4 અને T3 હાઈ હોય તો ઇટ ઇઝ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ અને T4 અને T3 લો હોય તો ઇટ ઇઝ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. નાઉ ઇન્ક્લુડ TSH. હવે TSH ઇઝ ઓપોઝિટ કે જ્યારે T4 અને T3 બહુ હાઈ હોય ને ત્યારે આપણું બ્રેન થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડને સ્ટિમ્યુલેટ નહીં કરે કે તમે હજી બનાવો, તો TSH વિલ બી લો. અને જ્યારે T4 અને T3 ઓછા હશે ત્યારે થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન સિક્રિટ થશે કે જે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, મતલબ કે એને કહે છે કે ચલો તમે બનાવો. ઓકે, સો ક્લિયર? યસ મેમ, થેન્ક યુ મેમ. વેલકમ. I think we should wind up now because time is going up. Thank you, Prachi. That was a very Okay. nice topic discussed by you and clearing all the parameters very elaborate form. I think I have also revised with you. So that was very nice. Thank you. Any questions? So you can write down the questions in the group, in the students group, right? So I can forward the questions to Prachi because otherwise this record this
Zoom will disconnect itself. So let's disconnect now. See you in the next session next Saturday, everyone. Okay. And Thank you to all the yeah, and Prachi. thank you to everyone for listening so patiently. And I will send the Word file to you, Shruti. Please forward it to the students group Yeah, regarding that task, case study task. yeah, definitely. I forward that. Okay. Thank you all. See you next Saturday. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Wow. Chance.